वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अब हम एक ग्रामर का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें टेंस नहीं भी आए तो भी वो अगर एक्टिव पैसिव वॉइस के नियमों का ध्यान रखें तो भी वो एग्जाम में इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, आपको कुछ इसकी पहले भी जानकारी होगी, लेकिन हम अभी बेसिक से जानकारी लेते हैं। शुरू से हम इसके बारे में देखते हैं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है और क्या इनके नियम हैं जो इन्हें बदलने में उपयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। सक्रिय मतलब किसी कार्य का करना, निष्क्रिय मतलब किसी कार्य का नहीं करना। सिंपल भाषा में हम इसे ये कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें एक्टिव और पैसिव के बारे में समझना होगा कि ये दोनों क्या चीज होती है। तो बच्चों, आप यहाँ देखिए, एक्टिव वॉइस जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता हो। कोई भी आपको एक सेंटेंस हम दें, उसके अंदर जब सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, कोई सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, जब सेंटेंस पे सब्जेक्ट पर फोकस ना करके ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी एक सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले आपको तीन चीजें पहचाननी जरूरी है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप इन तीन चीजों को फाइंड कर लेंगे ना एक सेंटेंस में, तो आपके लिए आसान रहेगा ये समझना कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार बदला जाएगा। तो बच्चों, आपको पता है कोई भी जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। कर्ते को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ है बच्चों, देखिए आप, एक्टिव वॉइस का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। राम राइट्स अ लेटर। एक सिंपल सा सेंटेंस हमारे सामने है कि राम जो है वो पत्र लिखता है। ठीक है, राइट्स है इसलिए हम पहचान सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब मैंने आपको कहा है कि हमें एक्टिव से पैसिव में इसे बदलना है। अब एक बात बताइए बच्चों, राम पत्र लिखता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पे जोर किस पे दिया गया है, राम पे दिया गया है कि पत्र कौन लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो ये वाक्य एक्टिव वॉइस का हुआ। जब मैंने बताया था कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की डिमांड की जाए, सब्जेक्ट को आगे रखा जाता है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो बच्चों, अगर मैं राम को हटा देती हूँ तो क्या सेंटेंस का मतलब है क्या कोई, राइट्स अ लेटर। अब हमें पता ही नहीं है कि लेटर लिख कौन रहा है, तो राम के आने पर इस सेंटेंस को कंप्लीट माना गया है, इसलिए ये एक्टिव का सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में बनाकर लिखती हूँ तो मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन उस वक्त राम की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। उस वक्त ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले हमने देखा कि राम यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि राम के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है। अब राम काम क्या कर रहा है, वर्ब। वर्ब मतलब जो एक्शन किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, वो हमारी वर्ब होती है। एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता तो सब्जेक्ट है, कर्म, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने में कुछ आपके नियम लिखे हुए हैं, उनके अनुसार इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। क्या करता है बच्चों, सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम तो चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा राम की जगह। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह क्या कर लेंगे, चेंज। जो पहले सब्जेक्ट था अब वो बन गया है ऑब्जेक्ट, और जो पहले ऑब्जेक्ट था वो किसकी जगह पे आ गया है, सब्जेक्ट की जगह पे। तो पहले नियम के अनुसार हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया। इसका मतलब ये क्या बन गया बच्चों, अ लेटर। समझ में आया आपको। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था हमने उसको उठाया और उसका जगह चेंज करके उसको सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, तो वो पहले आ गया। पहले अंत आखिरी में था, अब कहाँ आ गया, शुरू में आ गया। तो पहला नियम हमारा हमें यही बताता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे भेज दो और अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर आप भेज दो। हमने वैसे ही किया। दूसरा नियम हमारा कहता है
टेंस तथा सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाई जाएगी, वर्ब लगाई जाएगी। अब हम टेंस पहचानते हैं कि टेंस क्या है, इसका मैं अभी आपको चार्ट बनाऊंगी, उसमें आप आराम से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। वो चार्ट टेंस का नहीं होगा, वो हमारे कुछ ट्रिकी रूल्स हैं जो एक्टिव पैसिव के चार्ट के अनुसार चलेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पे बच्चों राइट से आपको पता है कि हम राइट्स को इज एम आर में चेंज करते हैं क्योंकि ये सिंपल टेंस होता है। अब लेटर आप खुद देखिए, एक लेटर की बात हो रही है या बहुत सारे लेटर्स की बात हो रही है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ना कि लेटर तो एक ही है, तो एक चीज को हमेशा क्या कहा जाता है, सिंगुलर कहा जाता है। एक चीज को क्या कहा जाता है बच्चों, सिंगुलर कहा जाता है। अगर ये लेटर्स होते, एक से ज्यादा की बात होती तो वो क्या हो जाते, प्लूरल हो जाता। तो हम अभी देखते हैं ए लेटर एक ही चीज है, ए लेटर के साथ हमने टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई। ए लेटर एक चीज है इसलिए मैंने इज लगा दिया। अगर लेटर्स होते तो मैं आर लगाती क्योंकि आर बहुवचन के लिए लगता है और इज जो है वो एक वचन के लिए लगता है। तो एक लेटर है इसलिए एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इज लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको तीसरा नंबर जो है वो आपको बस एक तरीके से आंखों में जो है ना वो फिट कर लेना है आपको। क्या कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, कोई सेकंड नहीं लगती, कोई आईएनजी नहीं लगती। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो हमेशा रूल नंबर थर्ड आपको याद होना चाहिए कि वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एक्टिव पैसिव में लगेगी और कोई भी नहीं लगती। एक्टिव में तो टेंस के अनुसार लगी भी होगी, पर पैसिव के अंदर हमें कौन सी लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि राइट हमारी क्या है, वर्ब की फॉर्म है, तो राइट की थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कम से कम सभी की थर्ड फॉर्म तो याद होनी ही चाहिए। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें सेकंड तो लगानी नहीं है, फर्स्ट तो हमारे पहले से लिखी हुई है, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसका मतलब हम लगाएंगे रिटन। क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। मैंने लिख दिया रिटन। 3 नंबर रूल तक हमने देख लिया। अब रूल नंबर 4 देखेंगे कि बाय का भी उपयोग हम सेंटेंस के अंत में करते हैं, लेकिन कब करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले। अब आप कहेंगे मैडम ऑब्जेक्ट तो आपने पहले लिख ही दिया, इसका मतलब इससे पहले होगा क्या, नहीं। अब हमने ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, लेकिन ये सब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा ना। दो बच्चों को आपस में सीट चेंज करते हैं तो एक ने तो सीट ले ली तो दूसरा भी तो उसकी सीट लेगा ना, वैसा लिखना है। तो अब हमारा अंत में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। उससे पहले जस्ट हम बाय का क्या करते हैं, उपयोग। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि बाय का उपयोग करते हैं। अब मैंने बताया एक चार्ट और लिखा हुआ है जिसके अंदर हम सारे प्रोनाउन को चेंज करते हैं, लेकिन राम यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, राम यहाँ पर नाउन है। किसी का भी नाम होता है वो नाउन होता है, आप जानते हैं। इसलिए राम को हम वापस क्या लिख देंगे, यहाँ पर आएगा बच्चों ध्यान देना, राम को हम वापस क्या लिख देंगे, राम लिख देंगे। लेकिन अगर राम की जगह ही होता, ध्यान देना बच्चों, राम संज्ञा ना होकर, नाउन ना होकर यहाँ पर ही होता, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम ही का क्या बना देते हैं यहाँ पर, हिम। क्योंकि तो बच्चों बाय का उपयोग करने के बाद हम जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसकी हमने जो जगह चेंज की है उसको हम पीछे लिख देते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, एक सर्वनाम है। अगर आप किसी का नाम यहाँ पर देखते हो तो आप बाय के बाद सीधा उनका नाम लगा सकते हो। राम की जगह हरि होता, सीता होता, पूजा होता या और कोई अदर नेम होता, लेकिन होना वो नाउन चाहिए, तब तो आप उसको बाय के बाद सीधा लगा दो। लेकिन अगर राम की जगह, उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट में उसकी जगह बदल कर अगर कोई प्रोनाउन आया हुआ हो, सर्वनाम आया हुआ हो, तो हम इस चार्ट की तरफ देखेंगे और उसको बदलेंगे। बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म अलग दी हुई है और उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म अलग दी गई है। अब हम एक बार इस चार्ट को देखेंगे कि आई एक सब्जेक्ट फॉर्म है जिसका मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। अगर बच्चों यहाँ पर आई होता कि आई एम या फिर यहाँ पर आई होता तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, मी लिखते, लेकिन ये सेंटेंस वहां पर वर्ब जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती। वी होता, वी सब्जेक्ट फॉर्म है, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या रहता है, अस रहता है। ही है सब्जेक्ट फॉर्म है, ही का किसमें चेंज होता है, हिम में चेंज होता है। शी जो है वो हर में चेंज होता है। दे देम में होता है, लेकिन यू एक ऐसा है जो चेंज होता तो है लेकिन सेम ही रहता है। यू का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो क्या रहती है, सेम ही रहती है, कोई
चेंज नहीं होती। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदला, इन कुछ नियमों को ध्यान रखते हुए। आपको भी इन नियमों को ध्यान रखना है, इस चार्ट को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ टेंस में जो बदलाव होते हैं वो चार्ट में भी अभी आपसे शेयर करूंगी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे इनमें से एग्जाम में आपके कोई भी सेंटेंस आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। बच्चों अब हम एक चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये चार्ट अच्छे से, इसके जो नियम है उसे याद होना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव अच्छे से बना पाएंगे। तो बच्चों ये जो रूल्स हैं, टोटल 8 रूल्स हैं, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग 12 टेंस होते हैं, लेकिन हमारे एक्टिव पैसिव 8 ही टेंस का बनता है। 4 टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है, उनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता। वो कौन से अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ये एक पूरा चार्ट है जो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए बताएंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन वर्ब का यूज करना चाहिए, ये टेंस उसके ऊपर डिपेंड है। एक्टिव ये सब हमें दिया हुआ होता है और पैसिव ये सब हमें बदलना होता है। ठीक है बच्चों, सेंटेंस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें दिया हुआ ऑलरेडी होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है और हमें बदलना क्या है, एक्टिव से पैसिव बदलना है। तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर भी तभी फॉलो होगा जब हमें ये समझ में आएगा, इसी के अनुसार ही तो हम इसको बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट, R1 का मतलब है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट आपको देखने कैसे समझ में आएगा, आपको क्या पता चलेगा कि इनमें से हमें कौन सा जो है टेंस का यूज करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट तो दिया हुआ ही होगा, वर्ब भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही है, ये तीनों चीजें तो होंगी। तो देखिए बच्चों, अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखाई दे, रिपीट कर रही हूँ, सुनिए बच्चों, अगर आपको सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखाई दे तो आप अप्लाई करेंगे इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। अब हमें क्या पता चलेगा कि इज कब आएगा, एम कब आएगा और आर कब आएगा। इसके लिए हमें एक ध्यान रखना होगा कि आई के साथ सदैव क्या लगता है, एम ही लगता है। जब हम एक चीज की बात करते हैं या फिर एक वचन की बात करते हैं तो हम इज का उपयोग करते हैं, और हम जब एक से ज्यादा की बात करते हैं तो हम आर का उपयोग करते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं बहुवचन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और मैंने बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगती है बच्चों, रूल में बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, इसके अलावा और कोई भी फॉर्म नहीं लगाते। तो ध्यान रखना बच्चों, पहला रूल ये कहता है कि अगर आपको सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब दिखे और उस वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो आप पहचान जाएंगे कि वो सिंपल टेंस का वाक्य है। सिंपल टेंस को आप छोड़िए, आप समझ जाएंगे कि उनको हटाकर हमें ये लिखना है, या तो हमें इज, एम, आर तीनों में से कोई एक ही लगेगी बच्चों। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये तीनों ही लगानी है, नहीं, तीनों में से कोई एक लगानी है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार पता चलेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और आई दिया हुआ है तो आई के साथ तो आपको पता है एम ही लगता है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगाएंगे और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में समझाया था। ठीक है, अब अपन जब बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड हमें क्या बताता है कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर तीनों में से कोई एक दिखे और उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे, ध्यान रखना बच्चों, ये पहचानने के तरीके हैं और ये बदलने के तरीके हैं कि कैसे बदलना है। रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर आपको कोई एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिखे और उसमें आपको इज, एम, आर तीनों में से कोई एक दिखाई दे सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब के साथ आपको आईएनजी दिखाई दे, यही मेन पॉइंट है। अगर आपको वर्ब के साथ आईएनजी दिखाई दे और इज, एम, आर दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आपको करना क्या है, इज, एम, आर तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इज, एम, आर आपको यहाँ पे भी लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम सब में लगा ही रहे हैं, ये तो हमें ध्यान ही है। तो हमें ध्यान रखना क्या है, हमें ध्यान रखना है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर बीइंग लगाएंगे, बस यही ध्यान रखना है। बाकी सेम है, आप चेक कर लो, इज, एम, आर यहाँ पे भी है, इज, एम, आर यहाँ पे भी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव वॉइस में, हमें पता ही है। तो हमने लगाया क्या नया, सिर्फ इसको हटाया और इसको
लगा दिया। अब ये कैसे पता चलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ध्यान रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हमें बीइंग लगाना ही होगा। देखो बच्चों, बीइंग के पीछे भी आईएनजी आ रहा है, ध्यान रखना। तो एक आईएनजी हटाएंगे और दूसरा आईएनजी जोड़ देंगे, लेकिन बीइंग के साथ जोड़ेंगे, बीइंग पूरा लिखेंगे मतलब, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो ध्यान देना बच्चों, ये आपको सेंटेंस में अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? हैज हैव तो वैसा का वैसे ही लिखेंगे, हैज हैव तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पर क्या लगाएंगे? बीन, क्योंकि ये भी इसका नियम है, हैज हैव और हैड इन तीनों के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हैज हैव तो 2 यहाँ पर है, हैड नीचे आएगा अभी। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें एक्टिव सेंटेंस में दिखाई दे तो हम पैसिव सेंटेंस में हैज और हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे और उन दोनों के ही पीछे क्या लगाएंगे? बीन। तो हैज के साथ भी बीन लगेगा और हैव के साथ भी क्या लगेगा? बीन लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगा ही रहे हैं सब में, क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा और कोई लगता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हमने बीइंग लगाया था, वैसे ही हैज हैव के साथ हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैडम हम कहाँ हैज लगाएं, कहाँ हम हैव लगाएं। तो जैसे मैंने बताया था, एक चीज के लिए इज लगता है ना, वैसे ही एक चीज के लिए क्या लगता है? हैज। और एक से ज्यादा के लिए जैसे इसमें आर लगता है ना, वैसे इसमें एक से ज्यादा के लिए क्या लगेगा? हैव, ठीक है। बॉय है तो हैज आएगा, बॉयज है तो हैव आएगा, चेयर है तो हैज आएगा, चेयर्स है तो हैव आएगा, ठीक है। और बीन दोनों के साथ ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बीन तो लगाना ही है, तभी तो ये पैसिव में चेंज होगा ना बच्चों। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने भी दी हुई है और हमें तो लगानी ही है, तो सेम ही है, चाहे इसकी लगा लो चाहे हम अपनी तरफ से लगा लें, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो हमने नियम देखे, वैसे हम देखें तो ये तीनों ही नियम प्रेजेंट टेंस को क्या करते हैं बच्चों? शो करते हैं। ये तीनों ही नियम प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, ठीक है बच्चों। अब हम आगे के नियमों को देखते हैं। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 हमें कैसे समझ में आएगा? अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिया हुआ हो और उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की क्या लगी हुई हो? सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद क्या लगी हुई है बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि अच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर या तो वाज आएगा या वर्ब आएगा, बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आती है, इसको तो ध्यान रखना ही नहीं है, ये तो हमें अब याद हो चुकी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ही आती है। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि अगर आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देना तो आप क्या करेंगे? वॉज और वर इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके पीछे क्या करेंगे? लगा देंगे। अब फिर आप कहेंगे मैडम हमें क्या पता चलेगा वॉज कब लगाएं या वर कब लगाएं? वही चीज है, एक चीज के बारे में बात होगी तो हम वॉज लगाएंगे, एक से ज्यादा की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? वर लगाएंगे। जैसे पेन वॉज, पेन्स वर, गर्ल एक जने की बात हो रही है तो वॉज, गर्ल्स एक से ज्यादा की बात है तो वर, बॉय एक जने की बात है तो वॉज, बॉयज एक से ज्यादा की बात है तो वर, और दोनों के पीछे ही वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। अब ध्यान रखना, आप सोचोगे कि यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, अब यहाँ पर थर्ड क्यों आई है? क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म ही आती है, और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है वर्ब का हमारे पास पे, ठीक है बच्चों। अभी हम इस चार्ट को अच्छे से जब लर्न करेंगे और इसके एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ये चीज और क्लियर होती जाएगी। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अगर आपको वॉज वर्ब तो दिखाई दे, लेकिन वॉज वर्ब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दिखाई दे, ध्यान रखना बच्चों, ये वाला जो है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही है। रूल नंबर 2 इज एमआर के साथ था, लेकिन रूल नंबर 5 में वॉज वर्ब के साथ है। ध्यान रखना, मैं रिपीट करती हूँ कि सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर्ब दोनों में से कोई एक दिखाई दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा वो? आईएनजी। तो मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होता है तो उसको हटाकर हमें क्या लगा देना है? बीइंग, जैसा कि हमने रूल नंबर 2 में भी लगाया था। इसमें भी वही करेंगे कि वॉज वर्ब दिया हुआ है तो वॉज वर्ब का सेम ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो दिया हुआ है उसको हमें हटाना है और हटाकर क्या लगा देना है?
बीइंग लगा देना। ऐसे ही हमने उसमें किया था। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो सब में सेम ही चलेगी। ठीक है बच्चों, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको और क्लियर होती रहेंगी चीजें। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है कि हेड के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, ध्यान देखना बच्चों, हेड के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे ना, तो आप क्या करेंगे, हेड के साथ क्या नया जोड़ देंगे, बीन। अभी मैंने रिपीट किया था कि हैज, हैव और हेड इन तीनों के साथ ही बीन लगता है। रिपीट किया था बच्चों मैंने, हैज और हैव और हेड इन तीनों के साथ ही क्या लगता है, बीन लगता है। लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन था कि हैज और हैव दोनों में से कोई एक लगाना है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब एक जना होगा तो भी हैड ही आएगा और एक से ज्यादा होगा तो भी क्या आएगा, हेड ही आएगा। ये बच्चों एक अच्छी चीज है जिसको आपको नोट करना है। क्या क्या कि हेड जो है वो सिंगुलर में भी हेड आएगा और प्लूरल में भी हेड आएगा। मतलब गर्ल है तो भी हेड आएगा, गर्ल्स है तो भी हेड आएगा, बॉय है तो भी हेड आएगा, बॉयज है तो भी हेड आएगा। एक चीज की बात हो रही है तब भी हम हेड लगाते हैं, एक से ज्यादा की बात हो रही है तब भी हम हेड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इन सब में ऑप्शन था, देखो इसमें 3 ऑप्शन थे, इनमें 2 हैं, इनमें भी 2 हैं, पर हेड तो अकेला ही है, हेड के साथ कोई है ही नहीं। इसलिए हेड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहता है, लेकिन बीन तो लगेगा ही ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में चल ही रही है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है बच्चों। कई बच्चे क्या करते हैं, हैज, हैव और हेड तीनों को मिक्स करके चलते रहते हैं कि ठीक है हैज हैव तो लग गया, बहुत देर से लग रहा है, अब हेड लगानी तो चलो हेड लगा दो। तो ऐसा नहीं करना है, नियमों को ध्यान रखते हुए हमें एक्टिव से पैसिव बनाने हैं। अब हम बढ़ते हैं, अब बच्चों यहाँ से रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6, ये जो 3 नियम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये तीनों नियम पास्ट के कहलाते हैं। ये तीनों नियम किसके हैं, पास्ट के। ठीक है, टेंस का भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ में रिव्यू दे रही हूँ कि रूल नंबर 4, 5 और 6 तीनों पास्ट के हैं। ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूएंस है और ये पास्ट का परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो नहीं बनता, जैसे मैंने आपको बताया था, ना ही प्रेजेंट का बनता है, ना ही पास्ट का बनेगा और ना ही फ्यूचर का होगा, किसी का भी नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, अभी तक 6 नियमों के बारे में क्या लिए, जानकारी ली है। 3 नियम शुरू के प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे थे और 3 नियम जो है वो पास्ट टेंस को शो कर रहे थे। तो अब आप बताओ कौन सा टेंस रह गया, फ्यूचर रह गया ना हमारे पास। फ्यूचर में भी है, कुछ तो होना चाहिए ना हमारे लिए। तो आइए चलिए देखते हैं हम रूल नंबर 7। तो बच्चों फ्यूचर टेंस की एक पहचान होती है जिसके अंदर विल और शैल लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस के अंदर विल और शैल दोनों में से कोई एक मिले और उनके बाद वर्ब की क्या मिले, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये मॉडल वर्ब भी कहलाती है और विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, विल और शैल को तो वैसा का वैसा लिख देंगे, दोनों में से कोई एक चूज करेंगे और अपनी तरफ से आप क्या नया ऐड करेंगे, बी। ध्यान रखना है, जैसे हम सब में ऐड कर रहे हैं ना वैसे। तो विल और शैल आने पर हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के साथ विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हम विल और शैल में से एक लगाएंगे और बी हमारी तरफ से लगाएंगे और वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा एक्टिव से क्या बदल जाएगा, पैसिव बदल जाएगा। अब यहाँ पर भी वही नियम है, जो शैल है आई और वी के साथ प्रेफर किया जाता है। नॉर्मली आई और वी के साथ शैल का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा बाकी जो भी बचते हैं उन सब के साथ विल का उपयोग किया जाता है। आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं तो भी आप विल लगा सकते हैं, बॉय है तो भी आप विल लगा सकते हैं, आई के साथ भी आप विल लगा सकते हैं, ये कोई गलत नहीं होता। लेकिन आई और वी जो है शैल का उपयोग ज्यादा सही रहता है। तो आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि हमें इसमें नया बी जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब बढ़ते हैं हम अपना रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 भी फ्यूचर का ही है और फ्यूचर का परफेक्ट है। ध्यान रखना बच्चों, अभी मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि विल और शैल दोनों में से कोई एक हो प्लस हैव के साथ वर्ब की क्या लगी हुई हो,
थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना बच्चों, विल और शैल तो कॉमन ही था, हैव के साथ वर्ब की क्या लगी हुई हो, थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, विल शैल है, विल शैल पढ़ा है, हैव का हैव है। हमने बताया था, पढ़ा था कि हैज, हैव और हैड तीनों के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, जो हमने लगाया भी है। तो हैव आ गया तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, बीन लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम ही है क्योंकि सब में एक जैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि विल शैल हैव के बाद वर्ब की बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसे क्या करना है, खत्म कर देना है। तो ये जो हमने दो नियम पढ़े हैं, रूल नंबर 7 एंड रूल नंबर 8, ये दोनों फ्यूचर टेंस को क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं। ये किसको शो करते हैं, फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। और फ्यूचर टेंस में दो जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनाए जाते, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूएंस भी नहीं बनता और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंस भी नहीं बनता। इस प्रकार प्रेजेंट के तीनों टेंस काम में आते हैं, पास्ट के भी तीनों बनते हैं, लेकिन फ्यूचर के केवल 2 ही बनते हैं। और टोटल चार्ट के अनुसार 8 टेंस के अंदर उपयोग करके हम एक्टिव से पैसिव को क्या करते हैं बच्चों, बदलते हैं। तो आप इन नियमों को आप अपनी कॉपीज में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएंगे। अगर आप ये 8 नियम भी याद रखते हो और अगर आपको टेंस नहीं भी आते हैं तो भी आप पूरे नंबर एक्टिव पैसिव में ला सकते हो। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा सा आप टेंस का नॉलेज रखेंगे तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा। नियम अगर याद भी नहीं होंगे तो भी आप टेंस को पहचान कर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे आपको और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाती हूँ। बच्चों, अभी हमने जो चार्ट देखा है, अब हम उस चार्ट के एक एक नियम के एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, अब उस चार्ट को देखिए एक बार। मैंने आपको रूल नंबर 1 अभी लिखाया था, बताया था कि आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसके साथ एस या ईएस कोई भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर तो हमें दिया हुआ होगा। ठीक है, अब हमको बदलना क्या है, हमें बदलना ये है, हमारा आंसर क्या होगा, पैसिव वॉइस का ये होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ। अगर रूल नंबर 1 ही चल रहा है, आप ध्यान देना, अभी हम रूल नंबर 1 कर रहे हैं जो अभी हमने चार्ट के अंदर देखे, तो रूल नंबर 1 को ही मैंने यहाँ पर लिखा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा चार्ट से। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने को बोलते हैं तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर रूल नंबर 1 का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, मतलब सिंपल का नेगेटिव बनाना हो, तो हम डू नॉट या डज नॉट दोनों में से किसी एक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब डू कहाँ आएगा, जब बहुवचन की बात हो, जब एक से ज्यादा की बात हो तो बहुवचन के साथ डू नॉट आएगा। और अगर एक वचन की बात हो, किसी एक चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डज नॉट आएगा। मतलब सीता के साथ, माता के साथ, राम के साथ, पूजा के साथ, गर्ल के साथ तो डज आएगा, लेकिन आई के साथ या बॉयज के साथ, वी के साथ, एक से ज्यादा की जब बात हो तो क्या आएगा, डू आएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। क्या है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को फ्रेम करो। स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट, मिल गया हमें सब्जेक्ट। फिर स्ट्रक्चर कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, या तो एस हो या ई एस हो। हमने कहा ये भी मिल गई हमें, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस भी है। ठीक है, मिल गई ये भी हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल गई और उसके साथ एस भी मिल गया। फिर स्ट्रक्चर कहता है ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। हमने कहा ये रहा भाई, हमारे पास तो ऑब्जेक्ट भी है, मिल गया, ये तीनों मिल गए बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहचाना कि एक्टिव वॉइस है, अब हमें बदलना है पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस में मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ ले जाओ, सब्जेक्ट पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ, सब्जेक्ट पे। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने कहाँ ले आए, हम सब्जेक्ट की तरफ ले आए। आप कहोगे लो मैम लिख दिया हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना था, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ आंसर है बच्चों अपने। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा था इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए लेटर है। पहले हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या था, ही था। अब इसको हटा दो, ये तो छोड़ दो, हमें तो ये देखना है। तो ए लेटर, आप बताओ बच्चों क्या होता है, एक लेटर की बात हो रही है, एक से बहुत ज्यादा लेटर की बात हो रही है। ए लगा हुआ है, इसका मतलब लेटर तो एक ही है। तो एक चीज के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। मैंने बताया था ना, एक चीज के लिए क्या लगता है, इज। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इज। तो इन तीनों में से मैंने एक चीज चूज कर ली, इज। तीनों नहीं लगाने, एक ही लगाना है, तो ये चीज भी हट गई। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आओ वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब ढूंढो, वर्ब कौन सी है, वर्ब येरी वर्ब। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की क्या लगा दी बच्चों,
थर्ड फॉर्म भी लगा दी। अब लास्ट में हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि बाय तो लगाना ही भूल गए, बाय भी तो लगेगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बाय भी लगा दिया। अब लास्ट में वो कहता है कि सब्जेक्ट बाकी रह गया, उसे भी लगाओ। अब हमें पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन सा है, लेकिन इसको हमने इसकी जगह भेजा था तो इसको भी तो हम इसकी जगह भेजेंगे ना। मतलब लास्ट में का शुरू में आया है तो शुरू का जो सब्जेक्ट हो या उसकी जगह कोई प्रोनाउन हो तो उसको हमें अंत में लेकर जाना है। अब यहाँ पर ही है, ही क्या बच्चों, एक प्रोनाउन है, ठीक है, आपको पता ही है ही क्या है, प्रोनाउन। अब उस चार्ट को देखिए जिसमें मैंने कहा था ही जो है हिम में चेंज होता है, शी जो है हर में चेंज होती है, बताए थे ना सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म। उसके अकॉर्डिंग ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, आप देखेंगे चार्ट में तो आपको समझ में आएगा कि ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है। तो ये लो बच्चों बन गया, चेंज कर दिया हमने इन नियमों को ध्यान रखते हुए। ये हमें दिया हुआ था, इससे हमने क्वेश्चन को पहचाना और ये हमें याद था, इस रूल को हमने अप्लाई किया और हमने एक्टिव से सेंटेंस किस में बदल दिया, पैसिव में। आप चेक कीजिए, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये हमारा पहला एक एग्जाम्पल था। अभी एक और समझते हैं, अगर नहीं समझ आया तो आइए। बॉयज प्ले द फुटबॉल। अब बच्चों बॉयज यहाँ पर एक है या बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा ही है, बॉयज है, एक से ज्यादा है, बहुवचन है। प्ले मैंने बताया था जब बहुवचन होते हैं तो हम वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वर्ब भी मिल गई हमें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द फुटबॉल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी मिल गया। मतलब स्ट्रक्चर तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें अप्लाई करना है, अब हमें देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो वही नियम है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फुटबॉल, द फुटबॉल, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, सब्जेक्ट, द फुटबॉल बन गया। अब उसके बाद इज एम आर, तीनों में से कोई एक चीज चूज करो। अब फुटबॉल एक है या एक से ज्यादा है, आप बताओ। फुटबॉल तो एक ही है, तो हम वापस से इज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। द फुटबॉल इज, चलो ये भी चूज कर लिया, तीनों में से इज लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आओ, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, वर्ब कौन सी है इसमें, वर्ब तो प्ले है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, प्लेड, सिर्फ पीछे ईडी जुड़ जाता है, बाकी सेम ही है। उसके बाद मैंने कहा बाय, बाय भी लगाना पड़ेगा, बाय लगा दिया। फिर हमने कहा सब्जेक्ट ढूंढो, सब कुछ हो गया। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बॉयज, तो बॉयज का जो प्रोनाउन तो है नहीं बॉयज, बॉयज तो यहाँ पर नाउन है, तो नाउन तो सेम ही रहते हैं, ध्यान रखना। नाउन जो होते हैं वो बदलते नहीं है, प्रोनाउन जो होते हैं वो अपनी बेस फॉर्म से बदल जाते हैं। तो बॉयज तो है यहाँ पर, बॉयज का बॉयज रहेगा, तो यहाँ पर हमने वापस क्या लिख दिया, बॉयज का बॉयज। तो ये हमारा एक्टिव से सेंटेंस फ्रेम हो गया है पैसिव वॉइस में। आप इस नियमों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, अब हम देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। रूल नंबर 1 का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट लगा हुआ होता है वो नेगेटिव होता है, यही समझते हैं हम। तो नेगेटिव में क्या आता है, या तो डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, लेकिन दोनों के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगानी है। तो देखते हैं, गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, एक से ज्यादा है या एक से कम है, बताइए अब। गर्ल्स क्या है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, डू नॉट आया है। और डू नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, जैसा मैंने नियम में लिखा है। उसके बाद ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है बच्चों। अब इसी को चेंज करना है सिर्फ बच्चों। अब हमने जैसे नेगेटिव में देखा कि डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई होती है, लेकिन आंसर में हमें डू नॉट और डज नॉट अप्लाई नहीं करना है। आंसर में इन दोनों की जगह हमें इज एम आर के साथ नॉट लगाना है, ये बात आप ध्यान रखना। इज एम आर के साथ क्या लगेगा, नॉट लगता है, ठीक है। ये नियम अपने को नेगेटिव का ध्यान रखना है। तो ए लेटर, ए लेटर, एक लेटर की बात हो रही है तो ए लेटर के साथ यहाँ पर क्या आएगा, इज, क्योंकि एक चीज के लिए इज लगता है। नेगेटिव है इसलिए नॉट तो आएगा ही। अ लेटर इज नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है, रिटन होती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय, बाय के बाद आप देखिए गर्ल्स है, क्योंकि गर्ल्स नाउन है इसलिए वो चेंज नहीं होगा, तो गर्ल्स का गर्ल्स ही रहेगा। एक और एग्जांपल हम नेगेटिव का देखते हैं यहाँ पर, सीता डज नॉट प्ले अ गेम। सीता एक जने की बात है इसलिए सीता के साथ क्या है, डज नॉट, वहाँ नियम लिखा हुआ है आप देखेंगे। तो यहाँ पर वापस चेंज कीजिए, ए गेम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ए गेम हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। ए गेम के साथ अब मैं क्या लगाऊं, इज एम आर में से ए गेम के साथ क्या लगेगा, एक गेम में इज लगेगा क्योंकि ए भी लगा हुआ है। ए गेम इज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। अब नॉट के बाद
प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है। अ गेम इज नॉट प्लेड बाय, अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर सीता है, सीता एक क्या है? नाउन है, नाउन चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सीता का सीता ही रहेगा। इस तरीके से बच्चों हमने रूल नंबर फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल देखे, जिसमें शुरू के 2 एग्जाम्पल हमने पॉजिटिव वे में देखे जिसमें नॉट नहीं है, और 2 हमने नेगेटिव वे में देखे। ध्यान रखना बच्चों, डज नॉट और डू नॉट आंसर में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ वो नियम क्वेश्चन का है कि आपको ऐसा दिया हुआ हो तो आपको ये ध्यान रखना है, आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस नियम का ध्यान रखना नेगेटिव वाले का, इसको आपको नोट भी करना है। तो बच्चों कुछ नियम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये वीडियो आज यहीं खत्म होता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।